नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका 2 सितंबर हो चुका है और आपका एग्जाम 3-4 सितंबर के बीच होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, अगले महीने में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप कुछ लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा हार्ड लेवल के आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसी प्रकार के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूछा गया है प्रश्न संख्या 1, पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली वह मेमोरी को। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली वह किस मेमोरी को कहा जाता है जो अत्यंत उच्च गति से सीपीयू को आवश्यक निर्देश व डेटा प्रदान करती है एवं जिसकी स्टोरेज क्षमता अत्यंत सीमित होती है, वो आखिर क्या कहलाती है। तो आप कहेंगे वह हमारी कैश मेमोरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार की लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको पढ़ने में स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो आपके एग्जाम में भी ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा लेंथी रहेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पूछा गया था कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली वह किस मेमोरी को कहा जाता है जो अत्यंत उच्च गति सीपीयू को आवश्यक निर्देश व डेटा प्रदान करती है, तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है वह कौन सा यंत्र जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है तथा जिसे विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। पूछा गया है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कार्य या डेटा को प्रोसेस करता है वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कंप्यूटर केवल उन्हीं कार्यों को करता है। कंप्यूटर कौन से कार्यों को करता है, तो कंप्यूटर उन्हीं कार्यों को करता है जो उसे उपयोगकर्ता द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया, हमने माउस से यूट्यूब चालू किया, हमने MS वर्ड चालू किया, राइटर चालू किया, कंप्यूटर सिर्फ वही काम करेगा जो हम निर्देश देंगे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया था। कंप्यूटर केवल उन्हीं कार्यों को करता है जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, मीन्स इनपुट दिए जाते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में एक बहु प्रयोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम की वह विशेषता जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय पर एक ही सिस्टम में करने की अनुमति देती है, आखिर वो क्या कहलाती है। तो पूछा गया है एक बहुप्रयोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम की वह विशेषता जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय पर एक ही सिस्टम पर कार्य करने की अनुमति देती है, तो वो क्या कहलाती है। तो वह आपके मल्टी यूजर कहलाती है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्योंकि पूछा गया कई यूजर्स को एक साथ काम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो आपका मल्टी यूजर होता है। जैसे एक साथ काम करना वो मल्टी यूजर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यदि आप किसी फाइल को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो वह स्थायी रूप से हटाई जाती है, तो परंतु उस स्थिति में क्या किया जाता है यदि वह गलती से डिलीट हो गई हो। मतलब कहने का जो रिसाइकिल बिन होता है इसका कार्य होता है यदि आप किसी फाइल को हटाते हैं तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप इसको यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि आपके द्वारा कोई फाइल हटा दी गई है परंतु उस स्थिति में आप क्या करेंगे। यदि कोई फाइल हमारी गलती से डिलीट हो जाती है तो हम रिसाइकिल बिन की मदद से हम उस फाइल को वापसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से उसको रिकवर कर सकते हैं। आप रिसाइकिल बिन में जाएंगे और आपको वहाँ पर रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। मीन्स रिसाइकिल बिन में जो भी आप फाइल डिलीट कर देते हैं वो आपकी साइकिल बिन में जाती हैं और रिसाइकिल बिन से यदि आप उस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वह आपकी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। और यदि आप उसको वापसी करना चाहते हो तो आप वहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं, मीन्स आप वहाँ से अपनी फाइल को वापसी भी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज एक शक्तिशाली टूल है। जो मेल मर्ज है यह एक शक्तिशाली टूल है जिसका प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, विशेषकर जब एक ही दस्तावेज को अलग अलग लोगों को भेजने और उनकी जानकारी डेटाबेस से जुड़ी हो। तो आंसर होगा आपका
कस्टमाइज पत्र प्रिंटिंग करने के लिए, कस्टमाइज पत्र प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी है, आपको सिर्फ 1 से 2 वीक पॉइंट देखने हैं। जैसे हमें पता है कि मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे कस्टमाइज लेटर के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। आपको 1 से 2 वीक पॉइंट देखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर लगा देना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो ट्रैक चेंज फीचर होता है उसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? तो आंसर होगा जब किसी दस्तावेज में रिकॉर्ड हुए परिवर्तन को रिकॉर्ड रखना होता है। जो हम परिवर्तन करते हैं दस्तावेज में उसको रिकॉर्ड करना होता है तो हम ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जब आपका ट्रिपल-सी का एग्जाम हो जाएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 2 से 3 क्वेश्चन को कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जिससे कि आगे आने वाले जिन स्टूडेंट का अगले महीने एग्जाम होगा उनको हेल्प मिल सकेगी कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। पूछा गया है यदि किसी स्प्रेडशीट में आपको ऐसे सेल्स की कुल संख्या निकालनी हो जो केवल कुछ शर्तों को पूरा करते हो, मिस यहाँ पर शर्तों को पूरा करने की बात की गई है। जहाँ पर शर्तों को पूरा करने की बात होती है वहाँ पर हमारा एफ फंक्शन कार्य करता है और हमें कुल संख्या निकालनी है तो कुल संख्या के लिए हम काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। यदि आपको औसत निकालना हो तो औसत के लिए हम एवरेज का प्रयोग करते हैं और सिर्फ यहाँ पर पूछता है कुल संख्या निकालने के लिए किसका प्रयोग, कुल संख्या निकालने के लिए हम काउंट फंक्शन को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्तों को पूरा करने के लिए हम काउंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन को वहाँ पर पढ़ना है और उसके बाद ही उसका आंसर देना है, क्योंकि आपको वहाँ पर पर्याप्त समय 1.5 घंटा मिलने वाला। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है और पूछा गया है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है एफ है, यदि ए की वैल्यू A1 वैल्यू यदि आपकी 100 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा? यदि आपकी A1 की वैल्यू 100 से बड़ी तो पास होंगे और यदि A1 की वैल्यू 100 से छोटी है तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ कि A1 में यदि हम 85 रखते हैं, यदि आप A1 का मान 85 रखते हैं और यहाँ पर ग्रेटर देन 100 करते हैं तो क्या आपका जी 100 85 से कि जो 85 है क्या ये 100 से बड़ा है? तो आप कहेंगे फाल्स, क्योंकि जो 85 होता है वो छोटा होता है, 100 बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको जो कंडीशन दी हुई है आपकी फाल्स हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके भी फॉर्मूले पूछ सकते हैं और आपका उससे आउटपुट पूछ सकता है कि आखिर इस फॉर्मूले का आपका आउटपुट क्या होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो पाइवोट टेबल का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? तो पाइवोट टेबल का मुख्य प्रयोग होता है डेटा का सारांश और विश्लेषण करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। मास्टर स्लाइड का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? जब हमें किसी विशिष्ट डिजाइन या लेआउट को सभी स्लाइड पर लागू करना होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ग्लोबल फॉर्मेटिंग। पूछा गया था मास्टर स्लाइड का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? जब हमें किसी विशेष डिजाइन या लेआउट को सभी स्लाइड पर लागू करना होता है तो वो होता है आपका ग्लोबल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में यदि आप चाहें कि आपकी स्लाइड स्वचालित रूप से चले और हर स्लाइड पर एक विशिष्ट ट्रांजिशन भी हो तो आपको कौन से विकल्प को सक्रिय करना होगा? यदि आप चाहते हैं जो आपकी स्लाइड चले प्रत्येक स्लाइड पर आपका अलग अलग ट्रांजिशन लगा हो तो आपको कौन से ऑप्शन को सक्रिय करना होगा? तो उसको आपको ट्रांजिशन जो स्लाइड ट्रांजिशन एडवांस स्लाइड ऑटोमेटिकली का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है यूपीआई आधारित प्रणाली में उपयोगकर्ता का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस किसे दर्शाता है और यह किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण होता है? जो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली में उपयोगकर्ता का जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है आखिर ये किसे दर्शाता है और यह क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो ये आपकी एक यूनिक आईडी के साथ सीधे भुगतान किया सकता है। किसके साथ? एक यूनिक आईडी जिससे सीधे भुगतान किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है AEPS प्रणाली में बायोमेट्रिक सत्यापन क्यों आवश्यक होता है? जो AEPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में बायोमेट्रिक सत्यापन क्यों आवश्यक होता है? तो आप कहेंगे क्योंकि जो आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होता है, आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक होता है और आपका जब बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो अमाउंट होगा वो भी तभी आपका अमाउंट निकले। जैसे आप जन सेवा केंद्र जाते हो अपना पैसे निकालते हैं तो आप आधार कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हैं। आपका आधार नंबर के साथ आपका जो
थंब या कोई फिंगर लगेगी जिसके माध्यम से आप अपना पैसे को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका अमाउंट निकलता है वो आपका AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही निकलता है। पूछा गया है, यदि कोई उपयोगकर्ता BCC से ईमेल भेजता है तो इसका अर्थ क्या होता है और इसका मुख्य लाभ क्या है। जो BCC होता है इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका अर्थ क्या होता है और इसका मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका अर्थ यह होता है, आप जैसे एक ही ईमेल को एक से अधिक लोग को भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये ईमेल किसी को भी पता न चले कि मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है, तो उसके लिए हम BCC का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त रूप से ईमेल भेजना जिससे कि अन्य उपयोगकर्ता को जानकारी ना मिल सके कि यह ईमेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। BCC का प्रयोग तब करते हैं जब हमें गुप्त रूप से ईमेल को भेजना होता है। उमंग एप्लीकेशन में नागरिकों को सरकारी सेवाएं एकीकृत रूप से कैसे प्रदान की जाती है। जो उमंग एप्लीकेशन में नागरिकों को सरकारी सेवाएं एकीकृत रूप से कैसे प्रदान की जाती हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल मोबाइल इंटरफेस से ये सेवाएं आपकी प्रदान की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पासवर्ड से सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है जब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जोड़ा जाता है। तो वो होता है आपका फिंगरप्रिंट एंड OTP। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपका कम से कम आपकी 2 सिक्योरिटी हो जाती है। जैसे आपका एक पासवर्ड हो गया और पासवर्ड के साथ साथ आपका OTP हो गया, तो ये आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। तो आपका फिंगरप्रिंट और OTP भी हो सकता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट भी लग जाएगा और OTP भी। तो पासवर्ड सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है, वो मानी जाती है आपका फिंगरप्रिंट और आपका OTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि किसी उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी से उसके बैंक विवरण को चुरा लिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। तो उसको फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यदि किसी उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी से उसके बैंक विवरण चुरा लिए जाएं तो उसको फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो IoT है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो IoT का मुख्य उद्देश्य होता है उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना और ऑटोमेशन संभव बनाना। यह IoT का मुख्य उद्देश्य होता है। IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे आप कहेंगे यह हमारे E-कॉमर्स है, इससे आप क्या करते हैं, गूगल पे से पेमेंट करते हैं। और जो आपका NPCI द्वारा आपका UPI लॉन्च किया गया था, नेशनल, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं NPCI की फुल फॉर्म नेशनल NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो आपको पूछा गया था ई लर्निंग का एक उदाहरण है जो SWAYM पोर्टल होता है, ये आपका ई लर्निंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं ठीक इसी प्रकार से, तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं। पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयुक्त ALU केवल आंकड़ों की तुलना करता है, गणना नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो ALU होता है आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह आपके गणना और तुलना दोनों कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि कहा गया था ALU केवल आंकड़ों की तुलना करता है, गणना नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और डाउट क्लियर होने के साथ साथ आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा जो आपकी मैराथन क्लास डली हुई है 600 क्वेश्चन की, 1100 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की। वहाँ पर आपको उन सभी के PDF मिल जाएंगे। यदि आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF से पढ़ सकते हैं, जो आपकी SSC परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैंने उसमें प्रत्येक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराया है और आपके जो PDF है उसमें आपको पूरा सारे चैप्टर एक साथ मिल जाएंगे। पूछा गया है रैम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा पावर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या यह डेटा स्थायी मेमोरी मानी जाती है, क्या एक स्थायी मेमोरी है। तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि रैम क्या है, रैम एक अस्थायी मेमोरी आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो यह एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है हार्ड डिस्क एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजती है। जो हार्ड डिस्क एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह डेटा को
प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजती, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि इनपुट। यह डेटा को क्या करती है, संग्रहित करती है, ना कि डेटा को भेजने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा क्वेश्चन नंबर 24 में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर उपयोगकर्ता के निर्देशों को समझ सकता है। क्या आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फिर भी हार्डवेयर उपयोगकर्ता के निर्देशों को समझ सकता है? तो आप कहेंगे फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह आपका इंटरफेस का कार्य करता है, बिना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर हार्डवेयर पर काम नहीं कर सकता। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका फॉल्स हो जाएगा। पूछा गया है डिवाइस ड्राइवर जो डिवाइस ड्राइवर है एक विशेष प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा फॉल्स। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आपको सामने सब ट्रू ट्रू आ रहे हैं तो आपको सारे ट्रू ट्रू लगा देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है आपके ट्रू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फॉल्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार गलती नहीं करनी कि आप सारे ट्रू लगा दें, सारे फॉल्स लगा दें। जिस प्रकार से क्वेश्चन है पूछा आपको सिर्फ उसी प्रकार से लगाने हैं। यदि लग रहा है कि ट्रू आंसर होगा तो ट्रू लगाने हैं, यदि फॉल्स लग रहा है तो वहाँ पर आपको फॉल्स ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, विंडोज का कंट्रोल पैनल केवल हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। विंडोज का जो कंट्रोल पैनल होता है क्या है, केवल हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक टूल अंग्रेजी भाषा की वर्तनी को जांचता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें स्पेलिंग चेक होता है, यह केवल अंग्रेजी भाषा की वर्तनी को जांचता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर फॉल्स होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में अन्य भाषाओं के लिए डिक्शनरी सपोर्ट होती है और वह इंस्टॉल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में, टेबल विजार्ड का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में स्वतः दस्तावेज बनाने के लिए होता है। जो टेबल विजार्ड का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में स्वतः दस्तावेज बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा फॉल्स। टेबल विजार्ड में मुख्यतः लिब्रे ऑफिस डेटाबेस में होता है, ना कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रैक चेंज सुविधा राइटर में संपादन को ट्रैक करने के लिए होता है। जो ट्रैक चेंज फीचर होता है क्या इसका प्रयोग ट्रैक संपादन को ट्रैक या रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों समान होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग केवल पूर्णांक जोड़ने के लिए किया जाता है। जो सम फंक्शन होता है क्या इसमें सिर्फ पूर्णांक को जोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे हम इसमें इंटीजर और डेसिमल और सेल रेंज के भी कई आंकड़ों को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल केवल डेट सीरीज के लिए काम करता है, नंबर्स के लिए नहीं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा फॉल्स। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है जो इसमें ऑटो फिल होता है यह केवल डेट सीरीज के लिए काम करता है। तो आप कहेंगे नहीं, ये आपके नंबर में भी काम करता है, टेस्ट में भी काम करता है। जैसे आपने नाम लिख दिए, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया SUNEEL, तो मैंने इसको क्या किया, इसको जब मैं ड्रैग करूंगा ऑटो फिल करूंगा तो ये नाम आपके सारे लिख जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप इसको डेट के लिए ही बस यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, काउंट ए फंक्शन में कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती। तो आप कहेंगे हमें पता है जो काउंट एफ होता है यह हमारा शर्त के लिए ही प्रयोग होता है, ना कि बिना शर्त के लिए। शर्त के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम कोई भी शर्त लगानी है कि हमारा जो वैल्यू है वो 10 के बाद 10 से बड़ी 10 से छोटे या किसी प्रकार की वैल्यू निकालनी है तो हम वहाँ पर ए फंक्शन यूज करते हैं। काउंट के साथ आप इफ यूज कर सकते हैं। सम के साथ संख्याओं का योग निकालना, जैसे हम चाहते हैं जो 50 से संख्या बनी हो उन सभी का योग निकले, तो हम जिस प्रकार से शर्त के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, हम एफ फंक्शन का। यदि हमें शर्त लगानी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रीज रो शब्द से हम किसी कॉलम को लॉक कर सकते हैं। जो फ्रीज रो होती है इसकी सहायता से हम किसी कॉलम को लॉक कर सकते हैं। तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जो फ्रीज रो होती है इसके माध्यम से हम रो मतलब आप सिर्फ पंक्ति को फ्रीज कर सकते हैं, ना कि कॉलम को। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बिल्कुल लगे सही, क्योंकि फ्रीज रो का मतलब होता है कि लॉक करना। आपने शुरू का देखा और स्टार्ट और अंत का देखा। आप कहेंगे फ्रीज रो का मतलब होता है लॉक करना, और यहाँ पर लिखा हुआ कॉलम, इस कॉलम की वजह से यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। और यदि यहीं पर रो लिखा होता तो यहीं पर आपका आंसर क्या हो जाता है, यहीं पर आपका आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चार्ट विजार्ड केवल बार चार्ट बनाने के लिए होता है। चार्ट विजार्ड होता है क्या इसका प्रयोग केवल बार चार्ट बनाने के लिए होता है। तो आप कहेंगे फॉल्स। जो चार्ट विजार्ड होता है इसके माध्यम से हम पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम एरिया आदि चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल का प्रयोग केवल ऑफलाइन खरीदारी के लिए होता है। जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है क्या इसका प्रयोग केवल ऑफलाइन खरीदारी के लिए होता है। तो होगा आंसर फॉल्स।
क्योंकि डिजिटल टूल जैसे आपका यूपीआई वॉलेट्स, भीम ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर आपके ये काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एईपीएस सेवा में केवल पिन नंबर की आवश्यकता नहीं होती। जो एईपीएस होता है इसमें आपके पिन नंबर की आवश्यकता नहीं होती, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो आपका एईपीएस होता है इसमें आपके आधार नंबर और आपके बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है, ना कि आपके पिन नंबर की। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्ट और आरटीएच दोनों ही यूपीआई आधारित तुरंत भुगतान सेवा है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो आपके नेफ्ट और आरटीजीएस है ये दोनों आपकी भुगतान सेवाएं तो हैं, लेकिन आपकी ये तुरंत मिस रियल टाइम नहीं है। रियल टाइम सिर्फ आरटीजीएस के माध्यम से होता है, और जबकि आप यदि नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपका समय लगे। जैसे आप यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपने किसी को पैसे स्कैन करके दिए तो वो आपके क्या हो जाएंगे, तुरंत विद इन सेकंड चले जाते हैं, आपके मोबाइल से कटे और अगले व्यक्ति के मोबाइल में जिसके मैं ट्रांसफर किया उसके पास पहुँच जाएंगे। लेकिन आपका इसमें ऐसा नहीं होता है। जब आप नेफ्ट से ट्रांसफर करते हैं उसमें आपको समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है क्यूआर कोड स्कैनिंग डिजिटल भुगतान को और अधिक धीमा बनाता है, तो आप कहेंगे फॉल्स। यह क्या बनाता है, यह और फास्ट बनाता है। आपने सीधे स्कैन किया और सीधे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये क्या प्रोसेस हो जाती है, यह प्रोसेस आपकी और भी फास्ट हो जाती है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है भीम ऐप का निर्माण नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एनपीसीआई द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा ट्रू। एनपीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यहाँ पर आपको जो 40 क्वेश्चन है पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए वो आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से पूछ जाएँ। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।